चाहते हैं, पहले वाली के दूसरे वाली, लेकिन ताकत तो हम दूसरे वाली को दे रहे हैं। शिक्षा भी आप वही दे रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, न्याय प्रणाली को भी उसी को सपोर्ट कर रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं राजनीतिक तंत्र की। राजनीति आपको ऐसी चाहिए जिसमें वहां गद्दी पर बैठा हुआ आदमी हमारा चुना हुआ हो, हमसे पूछे बिना कोई निर्णय ना लेता हो, और जब किसी संसद या विधायक उस विधायक परिषद के अंदर यदि जाता है या किसी विधायिका में बैठता है या विधानसभा में बैठता है या संसद में बैठता है, वो वहां बैठने से पहले, बात करने से पहले अपने गांव, अपने समाज की बात को लेकर के जाए और हमारी बात रखे। ऐसी न्याय व्यवस्था, मतलब ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहिए, या आपको इस तरह की व्यवस्था चाहिए कि वो एक पार्टी उसको लॉन्च करे, पार्टी उसको बताए क्या करना है, और वहां पर भी वो विधानसभा में भी और लोकसभा में भी और संसद में भी वो वही बोले जो उसको पार्टी कह रही है, और पार्टी लाइन से बाहर ना जाता हो। अपना प्रतिनिधि चाहिए कि पार्टी का प्रतिनिधि चाहिए? लेकिन हम चुनते तो पार्टी वाले प्रतिनिधि को हैं, हम चुनते तो जाति के हिसाब से हैं, हम चुनते तो उसके हिसाब से, हम अपने मुद्दों के हिसाब से, हमारा आदमी तो हम चुनते ही नहीं। भाई, हम न्याय प्रणाली उनकी मजबूत कर रहे हैं, हम राजनीति उनकी मजबूत कर रहे हैं, हम शिक्षा प्रणाली उनकी मजबूत कर रहे हैं। अगले नंबर पर आ जाते हैं खेती, क्योंकि पूरे गांव से जुड़े हुए मसले हैं ये, इन बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए मसले हैं। कल को जब हम इन बच्चों को एक समाज देने की कोशिश करेंगे, कैसा समाज दे रहे हैं ये हम लोग तय करेंगे। एक खेती की प्रणाली वो है जिसमें आपको कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करना है, बीज आपका अपने घर का है, मेहनत करने वाले लोग आपके अपने घर के और अपने समाज के हैं, जिसमें उत्पादन का खर्चा शून्य है और जितना भी पैदावार होता है वो सारा आपका है। ये खेती की व्यवस्था। और दूसरी खेती की व्यवस्था है जिसमें आपको हल जोतने की बजाय आपको ट्रैक्टर चलाना पड़े तो कंपनी को पैसा जाए, उसमें डीजल पेट्रोल डालो तो कंपनी को पैसा जाए, फिर बीज डालो तो कंपनी का डालो, फिर पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी डालो तो कंपनी का डालो, फिर उसके अंदर पानी देना हो तो बिजली कंपनी की डालो, उसके अंदर कटाई करनी है तो फिर जो मशीनों से ही कटाई करो तो कंपनी को बेनिफिट जाए, और फिर ढुलाई के लिए भी कंपनी को जाए, जिसमें पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक केवल सारा पैसा, सारा खर्चा कंपनियों को जाता हो, और उसके बाद जब आपकी कमाई की बारी आए तो फिर सरकार कह दे कि एमएसपी नहीं मिलेगा, इतने में बिकेगा। पहले वाली खेती की व्यवस्था चाहिए कि दूसरे वाली चाहिए? पहले वाली चाहिए, लेकिन कर तो हम दूसरे वाली रहे हैं। देखो, इन बातों से मुझे कुछ बातें समझ में आ रही हैं। शिक्षा, अब आते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। शिक्षा हो गया हमारा, स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य के अंदर आपके पास दो व्यवस्थाएं हैं। पहली व्यवस्था है कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल के दौरान लड़का लड़की दोनों को ये पूरी तरह से समझा दिया जाए कि ये शरीर रूपी मशीन काम कैसे करती है, ये प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य बनाया जाता है, किस मौसम में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह का भोजन आपको अपनाना है, किस तरह की दिनचर्या आपको अपनानी है, कैसी ऋतुचर्या आपको अपनानी है, हमें ऐसा जीवन जीना है कि जिसमें हम बीमार ही ना पड़े। ये वाली व्यवस्था बढ़िया है, जिसके अंदर आपको दवाइयों के नाम पर केवल जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे और आपकी रसोई में रखा सामान ही काम आ जाए। या आपको वो व्यवस्था चाहिए जिसमें बच्चे के जन्म के समय से पहले उसको इंजेक्शन लगना चालू हो जाए, जन्म के बाद उसको इंजेक्शन लगे, सारी जिंदगी दवाइयां खाता रहे, फिर उसको ब्लड प्रेशर भी हो, शुगर भी हो, हार्ट अटैक भी हो, जोड़ों में दर्द भी हो, पूरी उम्र बीमार पड़ा रहे, और सारी जिंदगी उन कंपनियों को, फार्मा कंपनियों को पैसा देता रहे और फिर भी स्वस्थ ना रहे। आपको कैसे वाला मेडिकल व्यवस्था चाहिए? पहले वाली चाहिए, लेकिन हम जी तो दूसरे वाली रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, अब आता है धर्म। धर्म के अंदर आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन यह है कि मेरा ये धर्म है, यही धर्म सबसे बड़ा है, यही धर्म सबसे अच्छा है, इस धर्म को मानने वाले लोग धरती पर रहने चाहिए, बाकी के लोग इस धरती से निकल जाने चाहिए। एक तो ये व्यवस्था है।
एक दूसरी व्यवस्था है कि परमात्मा का पूजन मेरा व्यक्तिगत विषय है। मैं जिस मान्यता को मानना चाहता हूं ये मेरा विषय है। मैं अपने खेत में रखे अपने पूर्वज को मानना चाहता हूं, गांव में रखे अपने दादा खेड़े को मानना चाहता हूं, मंदिर में रखे शिवालय को पूजना चाहता हूं, या मस्जिद में रखे अपनी कुरान को पूजना चाहता हूं। ये मेरा विषय है, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। मेरा विषय, मैं जिस जाति में पैदा हुआ, मैं जिस धर्म को मानता हूं, मैं जिस पंथ को मानता हूं, वो बढ़िया हो सकता है, सबसे बढ़िया भी हो सकता है, लेकिन दूसरे वाले को भी अपना अधिकार है कि वो भी जिसको मानना चाहे मान ले। उसकी आस्था उसकी, मेरी आस्था मेरी। लेकिन हमको ये समझना है कि एक बाग तभी सुंदर लगेगा जब उसमें सारे अलग अलग रंग के फूल होंगे। सारे सफेद हो जाएंगे तो भी खराब, सारे केसरिया हो जाएंगे तो भी खराब, सारे के सारे एक रंग के हो जाएंगे तो सुंदरता गायब हो जाएगी। तो आपको पहले वाली धार्मिक व्यवस्था चाहिए कि दूसरे वाली? दूसरे वाली। तो हम पहले वाली पे काहे लगे पड़े हैं? मेरा कहने का अर्थ ये है, मैं जो बात कह रहा हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन छह चीजों के अंदर यदि आप इनको अच्छे से समझने लगोगे तो आपको कब्जा नजर आएगा पूंजीवाद का, आपको कब्जा नजर आएगा कंपनियों का, आपको कब्जा नजर आएगा बाजार का। बाजार, व्यापार और सरकार ये मिल करके हमको कर रहे हैं लाचार। ये बता रहे हैं कि तुमको कैसा खेती करना है, कैसी शिक्षा देनी है, कैसी ड्रेस पहनोगे, कैसे कपड़े पहनोगे, कैसे किताबें पढ़ोगे, किस तरह का जीवन जियोगे। और हम कुछ भी तय नहीं कर रहे, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपने परिवार के लिए और ना अपने समाज के लिए। बस आज हम इस विषय पर यदि बात कर लें कि ये बच्चे जितने यहां बैठे हैं और आप जितने बड़े लोग यहां बैठे हैं, सबको परमात्मा ने जब पैदा किया एक खास तरह का हुनर देकर पैदा किया। आपको कुछ ना कुछ स्पेशल दिया है, और स्पेशल भी इस हिसाब से नहीं दिया है कि यहां आकर के देवेंद्र बल्हारा आपके मंच पर आएगा और आपको बताएगा कि क्या स्पेशल दिया है। असल में जब किसी बच्चे को, जब कोई आत्मा जब आपके कठपुइयां पुरैनी में आएगी, किसी घर में जन्म लेगी, तो ये कुदरत तय करेगी कि उस घर में पैदा होने के बाद उस बच्चे के पास ऐसा दिमाग आएगा जो उस कठपुइया पुरैनी के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए, उसको और समृद्ध करने के लिए किस किस तरह के दिमागों की आवश्यकता है, वैसे ही दिमाग हमारे यहाँ पैदा होंगे। यहां जिस चीज की कमी होगी, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अच्छे से जानते हैं मौसम जैसा हो कि आने वाले समय में ज्यादा बरसात होगी या कम बरसात होगी, इसके आधार पर बीमारियां आती हैं शरीरों के अंदर। और जब बीमारियां उस शरीर के उसके हिसाब से आती हैं तो उन बीमारियों के इलाज वाली वनस्पति वहीं पर पैदा होनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। जिस मौसम में जो बीमारी होती है उसका इलाज उसके आसपास वहीं उसी एरिया के अंदर पैदा हो जाता है। वो तो हम राउंड अप जैसी बीमारियां मार मार के, मोनसेंटो जैसी कंपनियों के गुलाम बनकर हम उन खरपतवारों को, हम उन असली दवाइयों को, हम उन आयुर्वेदिक मेडिसिन को खत्म कर लेते हैं अपने हाथों से, दवाइयां छिड़क के। अदरवाइज आपके शरीर में पाने वाली हर बीमारी का इलाज वहां की वनस्पति में होता है, यदि वहां अपना जंगल पैदा हो रहा हो तो। ये बात अगली पीढ़ी तक मुझे लगता है किसी भी विद्यालय के अंदर नहीं पढ़ाई जाती। तो जंगल बचाने का किसी को भी ये ख्याल नहीं आता अगली पीढ़ी को कि हमको अपने जंगल बचाने हैं, हमको अपना पशुधन बचाना है, हमको अपने शरीरों में केमिकल जिसको इंजेक्शन के जरिए बॉडी के अंदर डाला जाता है उसको बचाना है। इस पर भी चर्चा नहीं होती। आज अगर अपने इस श्री मालती देवी हायर सेकेंडरी स्कूल ने यदि इस कार्यक्रम का आयोजन किया है तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हम लोग इस विषय पर बात करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं कि भाई आने वाले समय में इस अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए, यदि अपने बच्चों को अपने गांव और अपने समाज के लिए तैयार करने के लिए गांव के अंदर अगर ऐसी व्यवस्था बना दी जाए, शिक्षा व्यवस्था इस तरह की बना दी जाए कि हर बच्चे को
विद्यालय के दौरान ही पता चल जाए कि मुझे जीवन में क्या कार्य करना है और उस कार्य को करने के लिए उसे विद्यालय में ही तैयार कर दिया जाए और 100% रोजगार वाली शिक्षण व्यवस्था यदि पूरा गांव मिलकर बना दिया जाए तो कैसा रहेगा आपके हिसाब से? कैसा रहेगा? मतलब देखिए, सबसे बड़ी समस्या आज के समय में क्या है कि ना तो माँ बाप को पता कि मेरे बच्चे के पास कैसा दिमाग है, ना ही स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग के दौरान ये सिखाया जाता कि मेरे बच्चे के पास, जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास कैसा दिमाग है। वो खेलने के लिए पैदा हुआ है, कवि बनने के लिए पैदा हुआ है, लेखक बनने के लिए हुआ है, संगीतकार बनने के लिए हुआ है, वो दौड़ने के लिए बना है या बैठने के लिए बना है, वो बोलने के लिए बना है या कंप्यूटर के लिए बना है, वो जासूसी के लिए बना है या खेलने के लिए बना है या लड़ने के लिए बना है। वो जिस काम के लिए बना है उसका दिमाग तय करता है। दुर्भाग्य ये है कि हमें अपना काम बाई चांस चूज करना पड़ता है, ना कि बाई चॉइस, यानी अपनी मर्जी उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं चलती है। और उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है सबसे लास्ट में, वो है टेलीविजन, या इसको कह लीजिए स्क्रीन, या कह लीजिए सिनेमा, या कह लीजिए वीडियो, या कह लीजिए फिल्में, या कह लीजिए नाटक। मतलब स्क्रीन हमको बता रही है कि जीवन कैसा जीना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, साधन कैसा लेना है, कार कैसी लेनी है, बोलना कैसे है, रहना कैसे है, कैसा आचरण करना है, कैसी व्यवस्था होगी, ये सब कुछ हमको टीवी स्क्रीन के जरिए प्रोग्राम किया जाता है। और ये असर हमारी नई पीढ़ी पर भी धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहा होगा। आज आपके बच्चों को मोबाइल स्क्रीन पकड़ा दिया गया है सिस्टम के द्वारा कि सारे काम कंप्यूटर पर होंगे और बच्चा अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। उसे मालूम ही नहीं है कि उसके समाज में क्या हो रहा है, उसके गांव में क्या हो रहा है। उसकी उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो टीवी स्क्रीन ने पैदा की हैं, मां बाप कर्जे पे कर्जा ले रहा है, मां बाप पैसा उधार ले रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से भी निकाल रहा है कि मुझे घर बनाना है तो पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी लेनी है तो पैसा चाहिए, मुझे शादी ब्याह इस तरह का करना है तो बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे ये वाले कपड़े अपने बच्चे को देने हैं तो पैसा चाहिए, मुझे ये वाली शिक्षा इस स्कूल में पढ़ाना है, इतनी महंगी पढ़ाई, इतनी महंगी कोचिंग करानी है तो पैसा चाहिए, मुझे ये सुविधाएं अपने बच्चे को देनी है तो पैसा चाहिए, खेती करने के लिए अलग पैसा चाहिए, बीमारियों के इलाज के लिए अलग पैसा चाहिए, थाना कोर्ट कचहरी के लिए अलग चाहिए, दूसरी चीजों के लिए अलग चाहिए, और हर तरफ से पैसे की जरूरत पैदा कर दी। और उतना पैसा गांव में पैदा नहीं होता तो फिर हर आदमी को या तो उसकी जमीन गिरवी रख के किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर, या उसके पास जितने कागज हैं उनके आधार पर, या उसके पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके नाम पर, और जब आदमी की प्रॉपर्टी खत्म हो जाए तो उसकी घर की औरतों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर हर आदमी को कर्जे में डाल दिया जाए। यही हो रहा है आपके गांव में, मेरे गांव में, इनके गांव में, इनके गांव में, जो यहां बैठे हैं, किसी के गांव में जाकर के देख लीजिए, हर व्यक्ति की जमीन बैंकों के पास गिरवी रखी है, व्यक्तिगत जमीन हर व्यक्ति की, और आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है। फैमिली आईडी का मतलब है कि आपने अपने पूरे परिवार की गर्दन उनके हाथ में पकड़ा दी। अपार आईडी का मतलब है आपने अपने बच्चे की गर्दन उनके हाथ में पकड़ा दी। हेल्थ आईडी हो या आधार कार्ड हो, उसका मतलब है आपने अपनी गर्दन उनके हाथ में पकड़ा दी। वो आपको दिन रात आपकी सारी आईडीज बनाने पे लगे हैं, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने पर लगे हैं। इसके बैंक के कागज, इसके घर के कागज, इसकी खेत की जमीन के कागज, इसकी गाड़ी के कागज, इसका ड्राइविंग लाइसेंस, इसका गैस का कनेक्शन, इसका पानी का कनेक्शन, इसका बिजली का कनेक्शन, इसके और जितने कनेक्शन, इसके परिवार के कनेक्शन, इसके सारा जो पैन नंबर, आईटीआर नंबर, फैक्ट्री के नंबर, टंगरों के भी नंबर, और सब चीजों के नंबर लेकर के एक नंबर के साथ जोड़ दिए। अभी आपको लालच दे रहे हैं कि आपका
गरीबी राशन कार्ड बनेगा तो ये कागज दो, आपने दे दिया। जब पूरी फैमिली के जुड़ गए तो चिट्ठी आ जाएगी कि आपके परिवार में एक आदमी के नाम पर गाड़ी है, इसलिए आपका येलो कार्ड काट दिया जा रहा है, इसलिए आपको ये वाली सुविधा नहीं मिलेगी। आपकी फैमिली में ये हो रहा है, इसलिए आपको ये नहीं मिलेगा। आपकी फैमिली का एक आदमी देवेंद्र बलारा की सभा में गया था, इसलिए तुम्हारी सर्विसेज काट दी गई है। तुम्हारा एक आदमी किसान आंदोलन को सपोर्ट करने गया था, इसलिए काट दिया गया है। तुमने कर्जे की एक किस्त नहीं भरी, इसलिए सारी सर्विस काट दी गई है, इसलिए तुम्हारी बिजली काट दी गई है, इसलिए तुम्हारा पानी काट दिया गया है, इसलिए तुम्हारा ये सुविधा काट दी गई है। पहले वो आपको सुविधा दे रहे हैं, फिर आपसे उस सुविधा के नाम पर जानकारी ले रहे हैं, जब सारी जानकारी मिल रही है तो आपकी सुविधा काट रहे हैं और आपको वैसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जैसा वो चाहते हैं, ना कि वैसा करने के लिए तैयार कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं। अब इस पूरे खेल को समझना है यदि आपको, तो पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा कि सरकार को पैसा दे रहा है बाजार, बाजार के पास पैसा आता है व्यापार से। और जैसे मैंने आपको बताया, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती और धर्म को बना दिया उन्होंने व्यापार। इस व्यापार से वो पैसा खींच रहे हैं, बाजार का पैसा पार्टियों को मिल रहा है और पार्टियों में जो नेता हैं उनको फंडिंग जब बाजार से मिलेगी तो बनने के बाद में, सरकार बनने के बाद वो काम बाजार का करेंगे कि आपका करेंगे? सीधी सी बात है, जिसने उनको फंडिंग दिया, जिन्होंने उनको ताकत दी, जिन्होंने जीतने के लिए सारी सुविधाएं दी, उन्हीं का तो काम करेंगे। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके घर में कोई वैद्य बन गया फ्री में, तो वो इलाज फ्री में कर सकता है। लेकिन यदि उसको डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ जाए और बाहर आकर के उसे डॉक्टरी करने के लिए अपना अस्पताल खोलना पड़ जाए, उस अस्पताल की किस्तें चुकाने के लिए वो तो रोज लक्ष्मी के आगे पूजा करेगा, सुबह सुबह वो यही तो दुआ मांगेगा ना कि हे भगवान, पूरे गांव को बीमारी आ जाए, सभी के सभी हार्ट अटैक हो जाए, सबकी लीवर खराब हो, सबका किडनी खराब हो, सबके घुटने खराब हो, सभी के सभी ढेर सारी बीमारियों से गुजर रहे, किसी को बीपी हो जाए, किसी को शुगर हो जाए, यही तो दुआ मांगेंगे ना। वो नहीं समझ रहे? अगर उनकी व्यवस्था आपके बीमार रहने से चलेगी तो वो आपको बीमार रखेंगे, उनकी व्यवस्था आपको अनपढ़ रखने से चलेगी तो वो आपको अनपढ़ रखेंगे, उनकी व्यवस्था आपको गुलाम रखने से चलेगी तो वो आपको गुलाम रखेंगे। और सबसे बढ़िया टाइप की गुलामी एक ही है कि गुलाम को पता ही ना लगने दो कि तुम गुलाम हो, है कि नहीं? अच्छा तो है, सुविधा मिल रही है, यही तो कहते हैं ना। अभी क्या है, मुझे किसी ने कहा देखो कितनी सारी सड़कें बन गई, मैंने कहा सड़कों से करना क्या है? बोले सड़क नहीं होती तो दिल्ली से कुशीनगर सड़क से कैसे आते तुम गाड़ी से, अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती। मैंने कहा ये नाश नहीं हो रहा होता, सारे आदमी कर्जे में नहीं होते, मुझे अपने घर से निकलने की जरूरत ही क्या पड़ती है? नहीं समझे भाई? अगर आपके गांव में आपका बच्चा पढ़ रहा है, गांव में पढ़ने की व्यवस्था हो जाए, गांव के पास हजारों एकड़ जमीन है और कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी उद्योग धंधा, कोई भी व्यापार बिना धरती के नहीं होता। कपड़ा चाहिए, कॉटन से आता है, कॉटन कहां होती है? जमीन में। चमड़ा चाहिए, डंगर से आता है, डंगर कहां से खाता है? जंगल से, जमीन से। आप जूता चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, पीने को चाहिए, ओढ़ने को चाहिए, जो चाहिए ये सब जमीन से आता है ना। एक भी इंडस्ट्री, लोहा हो, सोना हो, अभ्रक हो, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, चांदी हो, कुछ भी हो, एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो जमीन से नहीं आती है। तो गांव है, गांव के पास लोग हैं, लोगों के पास जमीन है, जमीन से जुड़ा हुआ कितना काम हमारे पास अवेलेबल है, बस हम गांव वालों को यही नहीं पता है। हम गांव वालों को यह नहीं पता है कि यदि गांव वाले अपनी व्यवस्था को खुद संभालने लग जाएं, हमको किसी के कागज की, किसी के आधार कार्ड की, किसी के ड्राइविंग लाइसेंस की, किसी के कर्जे की आवश्यकता नहीं है। हमारा देश, यदि हम बात करें, हमने एक किताब लिखी थी, घनश्याम वर्मा जी ने लिखी थी असल में, तो हमें उनका सहलेखक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उस किताब में जो हमारा सहयोग था
वो हमने जब उसको किया और हमने उस किताब को, उनके उस लेख को पढ़ा और पूरे इतिहास को समझने की जब कोशिश की, तो हमें पता चला कि की हमको तो पढ़ाया गया था कि भारत गरीब था, हमको तो पढ़ाया गया कि भारत के अंदर तो कुछ भी नहीं पैदावार होती थी। हमने देखा कि सन 1600 में जब कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई है, उससे 100 साल पहले भारत 24.4% पूरी दुनिया की जीडीपी का 24.4% हिस्से के साथ पहले नंबर पर है पूरी दुनिया में भारत, सन 1500 में। यानी अगर आज हम 2025 की बात करें तो मात्र 500-600 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, हम पूरी दुनिया में पहले नंबर पर। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जो कि आजकल उसका नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब उसका नाम एफडीआई है, अब उसका नाम मल्टीनेशनल कंपनियां है, एमएनसी। आजकल उसका नाम गुड़गांव में बेस है, आजकल वो बैंगलोर में बेस है, आजकल वो दिल्ली में बेस है। जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आजकल वो अलग अलग कंपनियों के नाम से आते हैं। उस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले नंबर पर है, और जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है, तो 1700 में भारत दूसरे नंबर पर आ चुका है, पहले नंबर पर चाइना है। और जिस टाइम पर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, उस वक्त टॉप के 15 देशों में इंग्लैंड कहीं नहीं है। और जैसे जैसे आजाद होने की तरफ बढ़ते हैं और जब हम 1947 की तरफ पहुंचते हैं, जब हमें यह बताया गया है कि हम आजाद हुए थे, उसको कहते हैं, वो आजादी का नाम देते हैं, उस वक्त इंग्लैंड तीसरे नंबर पर आ चुका है और भारत उन 15 में कहीं नीचे जा चुका है। समझ रहे हैं बात को आप? यानी कि हम पहले नंबर से नीचे आ रहे हैं और वो कहीं नहीं से ऊपर आ रहे हैं। अगर हम इस पूरी व्यवस्था को नहीं समझेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि अब ऐसा क्या हो गया कि हर घर के अंदर बीमारी आ गई, अब ऐसा क्या हो गया कि हर घर के अंदर कर्जा आ गया, हर घर के अंदर झगड़ा आ गया, हर घर के अंदर तनाव आ गया, हर घर के अंदर परेशानियां आ गई, पूरे समाज का टूटना हो गया। ऐसा क्या हुआ? ऐसा होने का एक ही कारण है कि गांव ने चर्चा करनी बंद कर दी। सब अपने अपने घर में अपने टेलीविजन, अपना मोबाइल, अपनी रेडियो, अपना फोन, अपना बस अपने अपने में लग गए और ये भूल गए कि भाई गांव के परले सिरे पर अगर कहीं नशा बिक रहा होगा, अभी वो आपके घर में नहीं आया है, लेकिन जिस दिन नशे वाले को नशा खरीदने का पैसा नहीं मिला, उस दिन उसका डीलर उसको बोलेगा पहले 10 कस्टमर लाके दे दो। क्यों जी? यही कहेगा ना? नशा करने वाले का स्टाइल देखा है? पहले वो नशा करने लगे, उसकी डोज बढ़ेगी, उसका पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा, घर में जो सामान बेच सकता था, जिससे उधार मांग सकता था, उधारी मांगने वाला प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उधार देना बंद कर देगा। अब वो नशे वाले से उधार मांगेगा, वो उसको उधार में भी दे देगा। जब उसका काफी कर्जा हो जाएगा, चुकता कर भाई, पैसा वापस है, वो कहेगा पैसा है नहीं है, पैसा नहीं है, ये लेके जा, इसको बेच के आ कम से कम 10-15 लोग। अब जब आदमी बेचेगा तो कहां बेचेगा? जानकारी वाले आदमियों के पास, रिश्तेदारों के बच्चों को, अपने गांव में ही तो बेचेगा सबसे पहले। क्यों जी? और जब वो 10 लोगों को बेच देगा, वो जब 10 लोग जब स्थिति में पहुंचेंगे, वो और 10-10 तैयार करेंगे तो उनको 100 तैयार करने पड़ेंगे। और जब ये 100 लोग एक 10-10 कस्टमर चाहिएगा, तो इनको फिर हर आदमी को नशा देना पड़ेगा। नहीं समझ रहे बात? समझ गए ना? यानी गांव के आखिरी सिरे पर यदि कोई बच्चा नशेड़ी हो चुका है, तो सारे गांव को चौकन्ना हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए बात करने के लिए। ऐसा क्या हुआ कि उसे नशा करना पड़ा? ऐसा क्या था? कैसे वो नशे के करीब गया? किस तरह से वो संपर्क में आया? उसको नशा दिया किसने? उस टाइम पर ये तंत्र क्या कर रहा था? तब आपको पता चलेगा कि आपके गांव के आसपास यदि कोई चौकी लग गई है, पुलिस चौकी, तो उस पुलिस चौकी का काम ही उन नशेड़ियों की रक्षा करना है।
वो आपको कहेंगे आप कुछ नहीं कह सकते जी, कंप्लेंट लिखो। वो कंप्लेंट लिखेंगे, वो उनको उठा के ले जाएंगे, अगले दिन बरी कर देंगे, बोलेंगे हम क्या करें, विधायक जी का फोन आ गया, क्योंकि विधायक जी तो नशा बेचने वालों के साथ ही है। क्यों जी? मतलब अपराधियों के लिए विधायक का, सांसद का, मुख्यमंत्री का या मंत्री जी का फोन आएगा, गरीब आदमी की सच्चाई की रक्षा करने के लिए मंत्रियों के फोन कभी नहीं जाते। अर्थात हम लोगों को तो अपनी व्यवस्था के लिए खुद से ही बात करनी पड़ेगी। चल रहा है मीटिंग, हम क्यों जी? इंस्टाग्राम से करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? तो एक बात बताइए मुझे गांव वालों, सिर्फ एक बात बताइए, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या मैं ये मानता हूं कि आपकी देनदारी है, कि हमें पैसा देना है बैंकों का खूब सारा और भाईचारे का भी देना है। अगर हम ये कहें कि भाई आपके बैंकों की जितनी देनदारी है उसकी जिम्मेदारी यदि हम ले लें कि आपकी देनदारी की जिम्मेदारी हमारी, उसके बदले में आप अपने गांव में अपने बच्चों के लिए अपनी व्यवस्था बनाने का काम चालू कर दोगे, तो क्या किया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आज तक का पूरे गांव का जितना कर्जा है, यदि उस कर्जे को हम चुकता करने की दिशा में काम कर लें, तो अब आपको ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि आपके बच्चों को कभी भी कर्जा ना लेना पड़े? यह हो सकता है? ये किताब है वो जिसकी मैं बात कर रहा था। इस किताब का शीर्षक है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। इस किताब के अंदर आरबीआई ने, वित्त मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने और सारी की सारी संस्थाओं ने, वित्तीय संस्थाओं ने ये लिख करके दे दिया है कि जो कर्जा आपको दिया गया है वो है ही नहीं कहीं। देखो कमाल की बात, आपको बस यही समझना है कि जो कर्जा आपको दिया है ना, वो कर्जा है ही नहीं कहीं पर भी। इसका एक उदाहरण समझाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जितना भी ये समूह सहायता वाला जो ग्रुप होता है ना, ये लोन देते हैं। इस लोन की किस्त पहले महीने में होती थी, आजकल हफ्ते में आती है। आने वाले समय में ये हर रोज होनी शुरू होगी, एक हफ्ते में। और आमतौर पर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोन किसको दिया जाता है? महिलाओं को दिया जाता है। महिलाएं उस पैसे का खर्च कैसे करती हैं? महिलाओं को बिजनेस करना हमारे यहां नहीं आता, महिलाएं हमारी कहीं बाहर नहीं जाती, तो जो पैसा आ गया वो सोचती है कि कल को जो पैसा कमाएंगे हम ये चुकता करते रहेंगे हफ्ते भर में और कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा। तो उस पैसे या तो वो बच्चों के लिए कोई सामान ले आती हैं, या उस बच्चे की स्कूल की फीस भर देती हैं, या उनका पति दारू पी रहा है तो वो थोड़े से चोरी वो कर लेगा, या वो घर के कामों में थोड़ा मोटा पैसा खर्च कर देंगी। अब जब वो पैसा खर्च कर दिया, अब उनके पास किस्तें देने के लिए पैसा नहीं बचेगा। पैसा नहीं बचेगा। अब औरत को जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है वो होती है उसकी इज्जत, खास तौर पे उसके परिवार के सामने, उसके बच्चों के सामने, अपने पड़ोस के सामने। अब जब वो कर्जा लेने वाला आएगा, रिकवरी वाला, वो आकर के बदतमीजी से बात करेगा, महिला को टेंशन होने लगेगी। वो जो टेंशन होती है उसकी वजह से महिला का जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो उसके मासिक धर्म में छुपा है। अगर उसका स्वस्थ रखना है, अगर महिला को सही रखना है, या अगर वो स्वस्थ रहेगी तो उसकी एक पहचान है कि उसका मासिक धर्म रेगुलर रहे। आप देखोगे जितनी भी महिलाएं को इस बात की टेंशन हो जाएगी, उनका मासिक धर्म इर्रेगुलर हो जाएगा। इर्रेगुलर होते ही उनको ढेर सारी दूसरी बीमारियां चालू हो जाएंगी। दूसरी बीमारियां चालू होंगी तो अब उनका परिवार भी टूटना चालू हो जाएगा। एक तरह से पूरे समाज का ताना बाना बिखेरने के लिए और उसको बर्बाद करने के लिए ये समूह सहायता वाला लोन लाया गया कि इनके आदमी तो कर्जे में आ गए हैं, अब इनकी औरतों को भी कर्जदार बनाओ। औरतों को कर्जदार बना दिया तो अब इनके परिवार को टूटने से कोई नहीं रोक सकता। अब पैसा कैसे आया इनके पास? मान लीजिए पूरे गांव में इस समूह सहायता लोन देने वाली कंपनी ने पूरे गांव के अंदर 1 लाख और 10 लाख रुपया बांट दिया। 10 लाख रुपया बांटने के बाद एक हफ्ते में इनकी पहली किस्त आएगी
और हम ये मानकर चलते हैं कि पहली किस्त आई उनकी 50,000 रुपया मात्र, तो वो क्या करेंगे, इसी 50,000 रुपया यहां का हो गया, 50,000 दूसरे गांव से आया, 50,000 तीसरे गांव से आया, ऐसा करते करते 10 गांव से ऐसा करके 5 लाख रुपया ब्याज का आ गया। इस 5 लाख रुपए को वो फिर से लोन दे देंगे अगले गांव को। अब ये 5 लाख रुपया कौन सा है, ये वही 5 लाख रुपया है जो पहले 10 लाख रुपए का लोन दिया हुआ था। समझ रहे हैं ना बात आप, 10 लाख यहां दे रखा है, 10 लाख यहां, 10 लाख यहां, यानी जो लोन दे रखा है उसी लोन का पैसा आया, उसी को अगला लोन बना दिया। अब यहां से सारा पैसा आया, उसको अगला लोन बना दिया, यानी मैं अपने 100 रुपए को ही बार बार लोन पर दे रहा हूं। मेरे पास है 100 रुपए, लेकिन मैंने इसको 1000 रुपया इनको भी दे रखा, इनको भी दे रखा, इनको भी दे रखा, इनको भी दे रखा, उसी 100 रुपया में से 100 रुपया सबको दे रखा है। तो इस तरह से मुझे लेने 1000 रुपए हैं, क्योंकि मार्केट में है ही 100 रुपए। नहीं समझे? और ये कानूनन जुर्म है। कानूनन जुर्म क्या है, ब्याज के पैसे को मूलधन में कन्वर्ट करना कानूनन जुर्म है। अब ये बात को कंपनियों को पता है, इसीलिए वो सबसे पहले आपसे ब्याज वसूल करते हैं। कहेंगे अभी तो ब्याज ब्याज आया है, मूल तो सारा बाकी बचा है। किसी ने घर के लिए लोन लिया था 30 लाख रुपए का, 6 साल हो गए हैं पे करते हुए, आज भी वो 30 लाख ही पड़ा है, उसका एक भी रुपया कम नहीं हुआ। बैंक में जाकर पूछते हैं तो कहते हैं भाई क्या करें, अभी तो ब्याज ब्याज आया, अभी तो और भी ब्याज आना है, मूलधन तो शुरू भी नहीं हुआ। यानी कि जितने भी व्यक्तियों ने लोन ले रखे हैं, अब जमीन वाले लोन का देखो, केसीसी का क्या हाल है, सबकी जमीन बैंकों में गिरवी पड़ी है, सबने उसके ऊपर केसीसी बनवा रखी है, सबने उसको लेकर के खर्च कर रखा है। कमाल की बात यह है कि जिन्होंने लोन दे रखा है उनके पास भी कैश नहीं है, और जिन्होंने ले रखा है उनके पास भी नहीं है। आज अगर केसीसी का पैसा जमा करना पड़ जाए तो रिश्तेदारों से इकट्ठा करके देते हैं, और फिर वो ब्याज में चढ़ा के पुराने का नया करके फिर रिश्तेदारों को वापस करते हैं। यही तरीका अपनाते हैं। पूरे गांव में किसी के पास भी केसीसी का लोन चुकता करने के लिए पैसा नहीं है। किसी दुकानदार के पास अपनी दुकान के लिए लिया हुए लोन चुकता करने की कमाई नहीं है। सिर्फ नौकरी वाले बचे हुए हैं, उन्होंने सबने इंजेक्शन लगवा रखे हैं कोरोना वाले, उनका नंबर अगले 2-4 साल में टपकने का आ जाएगा। उनके परिवार अब धीरे धीरे हो रहे हैं। देखो आप कैसे हार्ट अटैक हो रहे हैं, कैसे ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कैसे लकवा मार रहा है, कैसे घुटनों में दर्द है, किसी की गर्दन में दर्द है, किसी को एलर्जी है, किसी की आंख खराब हो गई, किसी के बाल खराब हो गए, किसी की स्किन खराब हो गई। आपके गांव में दिखाई दे रहा है ना कितने केसेस बढ़ गए हैं। तो जिन्होंने नौकरी के चक्कर में, डर के चक्कर में और लालच के चक्कर में, और बहुत से लोगों ने तो पार्टियों के चक्कर में कि उनके वाला नेता बोल रहा, राहुल वाले राहुल की बात पे बड़े हुए थे, मोदी वाले मोदी की बात पे लगे थे, योगी वाले योगी की, भाई योगी ने कह दिया तो लगवाएंगे तो लगवाएंगे तो लगवाओ। अब लगो लाइन में, अब अस्पतालों की लाइन में लगे पड़े सारे के सारे, टोटली सारा का सारा गांव। क्यों जी, ऐसा ही है कि नहीं? यानी हर घर में बीमारी भी इन्होंने दे दी, हर घर में कर्जा भी इन्होंने दे दिया, हर घर में मोबाइल भी इन्होंने दे दिया, और अब आपकी बर्बादी की वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि एक बार पूरा गांव आपस में लूट खसोट पे आ जाए, फिर देखेंगे हम सबको, फिर ये आपके ऊपर लट फेलेंगे। किस्तें नहीं दोगे तो गांव की लाइट काट देंगे। गांव वाले जाएंगे तो कहेंगे कि भाई तुम लाइट क्यों काट दी, बोला उन्होंने ना 3 तुम्हारे गांव के अंदर ऐसे समूह सहायता ग्रुप है, वो लोन नहीं दे रहे हैं। तो सारा गांव जाके उनके पीछे पड़ेगा कि तुम लोन की किस्तें क्यों नहीं देते हो, लिया क्यों था अगर तुम चुकता नहीं करते। अब चुकता हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। कारण क्या है, इसको समझना है बस हम सब लोगों को, और तब हमको पूरा का पूरा देश आजाद भी करना है इस जाल से। मेरे पास यदि 1 लाख रुपया है तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि मैं 1 लाख रुपए से कितना लोन दे सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, बताइए।
मेरे पास 1 लाख रुपया है, आप सब लोग लोन लेने के लिए आते हो, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना लोन दे सकता हूं आपको? 1 लाख ना, ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर मैं आपको लोन नहीं दे सकता। भारत सरकार ने, मतलब केंद्र सरकार ने, भारत सरकार तो कुछ और होती है, केंद्र सरकार ने या आरबीआई ने टोटल नोट जो छापे हैं अभी तक वो है 34 लाख करोड़ के। तो ज्यादा से ज्यादा कर्जा कितना दे सकता है बैंक? 34 लाख करोड़ है कि नहीं भाई? जो नोट होगा वही तो वापस आएगा ना बैंक के पास। ज्यादा से ज्यादा कर्जा कितना हो सकता है? टोटल लोन कितना मालूम है? लगभग 215 लाख करोड़। यानी कि रिजर्व बैंक के पास 34 रुपए हैं और उसने 215 रुपए लोन पे दे रखे हैं। यानी वो सबको अगर बोल दे कि मुझे लोन चुकता करो, एक आदमी के पास पूरा नहीं, उन्होंने उधार लेके दे दिए, फिर दूसरे से उधार लेके दे दिए, तो टोटल पैसा कितना जाएगा वापस? 34 लाख करोड़। तो जो बाकी का पैसा चुकता नहीं हुआ, उनकी मकान, दुकान, ट्रैक्टर, गाड़ी, मोटरसाइकिल, जमीन या कुछ भी सामान, वो नीलाम होना तय हो गया। तो 215 में से 34 घटाओ, कितना बचेगा? कितना बन गया? 180 के करीब हो गया, 179 है ना। 180 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का नीलाम होना तय है। यदि आज की सिचुएशन मान लें, इसका मतलब वो नंबर किसी का भी आएगा। पूरे गांव में से 90% लोगों की प्रॉपर्टी का नीलाम होना तय है। कारण क्या है? आपने अभी अभी ताजा ताजा लोन अगर किसी ने लिया है, तो आपको अगर लोन की किस्तें चुकता करते हुए 5-6 महीने हो चुके हैं, तो 5-6 महीनों के अंदर अंदर बैंक वालों का दोबारा फोन आ जाएगा, आप किस्तें अच्छे से पे कर रहे हो, आपको टॉपअप मिल सकता है, बिना डॉक्यूमेंट, बिना सिग्नेचर करे और लोन मिल जाएगा। आप बोलोगे यार फ्री में मिल रहा है, ले लेते हैं, कहीं धंधा कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। लेके हमने बाइक ले लिया, कार ले ली, अब बाइक या कार कमा के तो देगी नहीं, वो तो और खर्चा कराएगी उल्टा, तो वो पैसा कमाई में तो आएगा नहीं, वो तो खर्चे में हो गया। फिर भी हम ले दे के थोड़ी किस्तें देंगे और 5-6 महीने किस्तें दे रहे होंगे, तो फिर से फोन आएगा, अभी टॉपअप एक और मिल सकता है 50,000 का, 90,000 ऐसा। एक दिन ऐसा आएगा जब आप किस्तें चुकता नहीं कर पाओगे। उस दिन वो आपसे पूछेंगे, दे नहीं सकते थे तो लिया क्यों? है कि नहीं? ये हो रहा है। तो यानी सबको उस पोजीशन पर लेकर जाना है जहां वो चुकता ना कर पाए, और जब वो चुकता ना कर पाए तो उनके प्रॉपर्टी को नीलाम किया जा सके। नहर पे अब दो बात और समझनी है आपको, ये लोन आया कहां से? अगर 34 लाख करोड़ रुपए हैं तो 215 लाख करोड़ का लोन दिया कैसे? ये लोन बैंक ऐसे देता, इसको समझिएगा, अच्छे से समझो। ये है 34 लाख करोड़, तो बैंक के पास हम 34 लाख करोड़ थोड़ा बड़ा नंबर है, हम थोड़ा छोटे से ले लेते हैं, छोटे वाले आंकड़े से ले लेते हैं। विजयपुर चौराहा के पास हम 1 लाख को हम आसानी से समझ पाएंगे। बैंक के पास मान लेते हैं 1 लाख रुपया रखा है और हमें बैंक से 60,000 रुपए का लोन लेना है। हम बैंक मैनेजर के पास जाएंगे कि भैया हमको 60,000 का लोन चाहिए, तो बैंक मैनेजर सबसे पहले पूछेगा किस काम के लिए चाहिए? आप बोलोगे कि मुझे बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, या फिर मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है, तो बोलेगा घर की कीमत क्या है, कागज दिखाओ। घर के कागज देखे तो बैंक क्या बोलता है कि जितना लोन आपको चाहिए, अगर 60,000 रुपए का लोन चाहिए तो कम से कम 80,000 रुपया प्रॉपर्टी की कीमत होनी चाहिए जो उसके पास गिरवी रखनी है। ऐसा ही होता है ना, 80,000 की प्रॉपर्टी पे वो 60,000 का लोन देता है। तो अब वो आपसे 80,000 की प्रॉपर्टी गिरवी रख लेगा। अभी बैंक के पास कितना पैसा आ गया टोटल, मतलब प्रॉपर्टी कितने की हो गई? 1,80,000 की प्रॉपर्टी हो गई ना। क्यों जी? 1 लाख की प्रॉपर्टी पहले थी,
80,000 आपसे गिरवी रख लिया। अब आपको जो कर्जा देना है इस 1,80,000 में से ही देना है ना, 60,000 रुपया। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? अगर बैंक ने कर्जा देना है तो इस 1,80,000 में से देगा, लेकिन बैंक इसमें से नहीं देता। बैंक क्या करता है? कंप्यूटर खोलता है, कंप्यूटर में हवा में एक क्रेडिट अकाउंट बनाता है। उस क्रेडिट अकाउंट, आपके नाम का क्रेडिट अकाउंट बनता है, ऐसे ही हवा में बन के उसमें लिख दिया जाता है लो 80,000, एवं लिख दिया जाता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं, और उस 80,000 को आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी वो 1,80,000 रुपया बैंक के पास सेफ है, वो तो वापस देना ही नहीं है आपको। वो प्रॉपर्टी तो अब आपकी वापस आएगी नहीं, जो एक बार गिरवी चली गई वो नहीं आएगी। आपने सोने पे ले रखा है, किसी पे भी ले रखा है, वो वापस नहीं आएगी, गारंटी है, क्योंकि वो आपको लोन पर लोन देते जाएंगे। अब तो वो जो डिजिट आपको दी है ना, आपको हवा का पैसा बना के दे दिया, और अब आप उस पैसे को, हवा वाले पैसे को चुकता करने के लिए कभी बकरी बेचोगे, कभी भैंस बेचोगे, कभी गाय बेचोगे, कभी दिहाड़ी करोगे, कभी अनाज बेचोगे, कभी मकान बेचोगे, कभी सोना बेचोगे, कभी चांदी बेचोगे, कभी अपना कुछ बेचोगे, कभी कुछ बेचोगे, लेकिन वो हवा के पैसे के बदले असली पैसा कमा कमा के देते रहेंगे। ये पूरे देश की जनता के साथ हो रहा है। ये हम इस किताब के अंदर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके लिखा है। उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो बैंकों के नोट चल रहे हैं ये सारे के सारे नकली हैं, सारे के सारे। 1968 के बाद का हर नोट नकली है। और अगर आपको इसकी टेस्टिंग करनी है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, सारे जने जाओ अपने बैंक में और एक 10 रुपए का नोट, 10 रुपए का, 10 रुपए तो कोई ज्यादा नहीं होते, जिसके पास 10 रुपए आसानी से हो 10 रुपए, जिसके पास 100 रुपए आसानी से हो 100 रुपए, जिसके पास 500 का एक नोट आसानी से हो जाए 500 रुपए, जिसके पास जितना पैसा आसानी से हो जाए उतना पैसा जाकर बैंक के अंदर जमा करो। 500 का नोट दे रहा हूं, साथ में चिट्ठी लिखो, टू दी आरबीआई गवर्नर थ्रू प्रॉपर चैनल। मतलब हम दे रहे हैं गवर्नर के नाम पे, मैनेजर को दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मैं आपको ये 500 रुपए का नोट दे रहा हूं, मुझे इस नोट के बदले में आपको मुझे रुपया देना है, क्योंकि इस नोट के ऊपर लिखा हुआ है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। नहीं समझे? अगर मैं आपको लिख के दे दूं मैं धारक को 10 किलो अनाज देने का वादा करता हूं, 10 किलो गेहूं, और गेहूं हो भाई महेश भाई के पास गेहूं हो, तो आपको पर्ची देनी है महेश भाई को कि देवेंद्र भाई ने साइन करके दिए हैं, तो देवेंद्र उसके पैसे देगा महेश को। आपको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस पर लिख दिया भाई मेरी तरफ से 10 किलो गेहूं दे दो। ऐसे होता है ना? ऐसे ही गवर्नर ने साइन करे हुए हैं उसके ऊपर, और बैंक वालों को दिया है कि जिसके पास भी ये कागज का टुकड़ा है मैं उसे 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो अब हम मैनेजर को बोलते हैं कि मेरे को, इसका मतलब ये पर्ची गेहूं नहीं है, उस पर्ची के बदले गेहूं मिलता है। इसी तरह से ये पर्ची जो आपकी जेब में है, बैंक का नोट, प्रोमिसरी नोट, ये रुपया नहीं है, इसके बदले में रुपया रखा हुआ है वहां पर। तो आपको क्या करना है? आपको केवल अपना रुपया मांगना है। अगर ये नोट असली होगा तो बैंक आपको रुपया दे देगा, अगर नोट असली नहीं हुआ तो बैंक आपको रुपया नहीं देगा। ये ना? और रुपया क्या होता है आपको ये भी पता चल जाएगा। और अगर बैंक नहीं देगा तो बैंक नहीं चाहता कि आपको पता चले रुपया क्या होता है। असल में रुपया क्या होता है इस किताब में हमने दिया हुआ है। आरबीआई से दस्तावेज निकाल के लाए, वो लिखा हुआ है 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना, यानी कि जितना आपके बैंकों के नोट, जब ये जेब में पड़े नोट है ना, ये जो नोट पड़े हैं, मेरे पास पड़ा है क्या? आपके पास पड़ा है, ये रहा। ये जो 500 का नोट है, 777 मिलीग्राम सोना अगर इस नोट में लेकर चले जाओ तो लगभग 6300 रुपए के नोट में आता है। और वही सोना भारत के 1 रुपए में आता है। इसका मतलब हमारे 1 रुपए की कीमत 777 मिलीग्राम सोना है। इसके आधार पर हमने हजारों लोगों के आवेदन लगाए हैं जिनका जवाब बैंक नहीं दे रहा है।
इसकी वजह से हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की नीलामी भी रुकी, बैंक वालों की गुंडागर्दी भी रुकी और बैंक वालों ने ये ड्रामा भी बंद कर दिया कि वो आकर के गांव में आकर परेशान करना चालू कर दे। ये काम तब होगा जब उस आदमी के साथ जिसने लोन लिया हुआ है वो आदमी खड़ा होगा जिसने लोन नहीं लिया हुआ है। जो लोन चुकता कर पा रहा है, हम उसको नहीं कहते कि तुम लोन चुकता ना करो, कभी नहीं कहते, लेकिन जिसको ये समझ में आ गया कि जो लोन आपको दिया गया है उसके बदले में बैंक आपसे 6000 गुना की ठगी कर रहे हैं, हवा में दिए पैसे के बदले आप अपनी कमाई दे रहे हो, लुट रहे हो, सारा देश लुट चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके सब कर्जे में आ जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके सब बीमार हो जाए? अरे कोई एक दो आदमी पूरे गांव में बीमार हो जाए तो मान सकते हैं, किसी एक दो आदमी को हार्ट अटैक होता है 5-6 महीने में एक बार तो हो सकता है। रोज की रोज एक आदमी मरे, रोज की रोज कहीं कहीं लाशें उठे, रोज की रोज अस्पतालों में पैसा पूजे, रोज की रोज आपकी प्रॉपर्टी नीलाम हो, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता साहब, ये प्लानिंग है किसी ना किसी की।